नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं रविंद्र कालिया जी द्वारा लिखी गई एक कहानी का नाम है सुंदरी। सबसे पहले रिक्शा स्टैंड खाली हुआ, फिर ऑटो और उसके बाद तांगा स्टैंड। जहीर मियाँ का तांगा इंतजार में ही रह गया। यह कोई नई बात नहीं थी, रोज का दस्तूर था। जब से जहीर मियाँ की बाईं आंख फूटी थी, सुबह सुबह उसे कोई सवारी न मिलती थी। गाड़ी से एक आधुनिक स्त्री पुरुष उतरते थे, मगर जहीर मियाँ से आंखें मिलते ही नजर फेर लेते। कई लोग तो बेशर्मी से थूक देते थे। सवारियों से निराश होकर जहीर मियाँ अपनी घोड़ी की गर्दन पर हाथ फेरते हुए उसे घास खिलाते और राज की बातें करते। जहीर मियाँ का स्पर्श पाते ही घोड़ी अपने नथुने फैलाती और पूंछ हिलाने लगती। देख रही हो सुंदरी, जमाने की बेवफाई। वह सुंदरी के कान के पास फुसफुसाता। स्टेशन से पैदल चल देंगे, मगर जहीर मियाँ के तांगे पर ना बैठेंगे। जहीर मियाँ को लगता सुंदरी रो रही है। वह अपना मैला कुचैला गमछा कंधे से उतार कर उसकी आंखें पोंछता। सुंदरी की आंखों के कोर पर आंसू सूख कर जैसे जम गए थे। जहीर मियाँ आंखें पोंछता जाता और वह दाग जस का तस बना रहता। तुम जी छोटा ना करो सुंदरी, तुम्हारे लिए मैं खुद घास खोद लाऊंगा। मगर तुम ही बताओ, रजिया का क्या होगा? उस नन्ही जान को तो हर पहर दूध चाहिए। नूरा बेचारी भी क्या करे, अब दूध उतरता ही नहीं। जहीर अपनी बीवी को नूरा नाम से पुकारता था, जबकि सारा मोहल्ला उसे जहीरन कहता था। जहीर मियाँ की नज़रों के सामने बेगम के सूखे स्तन घूम गए। अब तक 9 बच्चों को दूध पिलाया था उसने। अब तो उसका शरीर देखकर रहम आता था। लगता था सारे का सारा दूध बच्चे पी गए। अब वे दूध की खाली थैलियों की तरह पिचक गए थे। पिचक ही नहीं, सीने से चिपक गए थे। बच्चों से अब क्या गिला शिकवा। वे परिंदों की तरह होते हैं, पर निकलते ही उड़ जाते हैं। वैसे अमजद जरा गुस्ताख निकला। वह चाहता तो मुझे इस उम्र में पापी पेट के लिए यूं भटकना ना पड़ता। उसको भी क्या दोष दूं? शादी तो उसने मेरे मजबूर करने पर ही की थी, पर कौन जानता था वह यूं तमन्ना का जर खरीद गुलाम हो जाएगा और अपने भाई बहनों को भूलकर अलग से घर गिरस्ती बसा लेगा। सुंदरी ने अपनी गर्दन उठा दी। जहीर मियाँ उसकी गर्दन के नीचे सहलाने लगा। सुंदरी को जब उस पर लाड़ या रहम आता है तो यूं ही गर्दन उठा दिया करती है। उस समय जहीर मियाँ सब कुछ भूल जाता और अपनी बक बक बंद कर देता। उसने मन ही मन तय किया कि इस जुमेरात को वह शाह की मज़ार पर अकीदत पेश करने जरूर जाएगा। शाह में उसका अटूट विश्वास है। वह तो अब तक तांगा बेचकर कोई धंधा कर रहा होता कि अचानक उसके भीतर आवाज उठी थी, जा स्टेशन लौट जा, जी छोटा ना कर। जहीर मियाँ की जेब में 1.25 रुपया था। उसने उसी वक्त इन पैसों से अगरबत्ती, मीठे चने और फूलों की एक छोटी सी माला खरीदकर पीर साहब के कदमों में पेश कर दी और मन्नत मांगी कि धंधा फिर से चल निकला तो वह साल भर के भीतर एक खूबसूरत चादर चढ़ाएगा। वह पीरा वे मेरा पीर सबका वली है, नाम अली है, अली है, गुनगुनाते हुए स्टेशन की तरफ चल दिया। उस रोज स्टेशन पर सचमुच चमत्कार हो गया था। वह स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा तांगा स्टैंड पर एक शख्स जैसे उसी के इंतजार में खड़ा था। जहीर मियाँ को पहचानने में एक लम्हा ना लगा कि साहब की एक आंख पत्थर की है। वह शख्स होठों में चुरुट दबाए था और उसके गले में कैमरा लटक रहा था। कंपनी बाग चलोगे? जी हुजूर, तशरीफ रखें। जहीर मियाँ अपने गमछे से
तांगे की पिछली सीट झाड़ने लगा। उस शख्स ने भाड़ा भी तय नहीं किया और तांगे में सवार हो गया। जहीर मियाँ का कलेजा धक धक करने लगा। वह शायद मन ही मन सुंदरी से दुआ करने लगे कि देखो सुंदरी, अब की धोखा ना देना। जहीर के जहन में पिछला वाकया कौंध गया। उस दिन तुम्हें क्या हो गया था सुंदरी? यह एक ऐसा सवाल था जो वह सुंदरी से दिन में 2-4 बार ही पूछ लिया करता था। उस दिन तुमने उदूल हुक्मी ना की होती तो मेरे हाथ हरगिज तुम पर यूं चाबुक बरसाने की गुस्ताखी ना करते। जहीर अपनी वहशियाना हरकत को याद कर खुद शर्मसार होने लगता। सुंदरी से तो वह कई बार माफ़ी मांग चुका था, मगर सलमा से तो उसके बाद उसकी आंख मिलाने की कभी हिम्मत ना पड़ी। यह सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती कि क्या सोचती होगी उसकी प्यारी बिटिया, उसकी लगते जिगर सलमा, जिसने सपने में भी कभी अब्बा से ऐसे सुलूक की तवक्को ना की होगी। उस दिन सुंदरी बरसों बाद तांगे में जुटी थी। जब से सुंदरी शादी ब्याह में जाने लगी थी, जहीर मियाँ ने तांगा पिछवाड़े खड़ा कर दिया था। दिन भर उस पर बच्चे झूलते। उसकी तमाम गद्दियां चिंदी चिंदी हो गई थीं। तांगे का हुड भी जगह जगह से फट गया। जहीर मियाँ ने कभी इसके लिए बच्चों को डांट ना लगाई थी। बेचारे क्या करें, ले देकर यही तो एक मनोरंजन है उनके पास। वे दिन भर तांगे पर सीसा खेलते। तांगा कभी आगे की ओर झुक जाता, कभी पीछे की ओर। वे पहली फुर्सत में तांगे पर चढ़ते और उतरते। लग्न के दिनों में सुंदरी इतना कमाकर धर देती कि जहीर मियाँ रुपए पैसे को लेकर लगभग बेफिक्र हो गया था। उसे रुपए पैसे की चिंता रहती तो शायद 2-3 बच्चे कम होते परिवार में। वह दिन भर चादर तान कर सोता। बीवी 1 किलो आलू मंगवाती, वह 5 किलो उठा लाता। पन्नी पीने की लत भी उसे उन्हीं दिनों लगी थी। उसने लॉटरी में भी खूब पैसा बर्बाद किया, मगर सुंदरी में भी अब पहले जैसा आकर्षण ना रहा था। जहीर मियाँ के साथ साथ वह भी कृशकाय होती जा रही थी। उसकी रंग बिरंगी कलगी बदरंग हो चुकी थी। उसका दुल्हन से होड़ लेने वाला चमकदार साज बेनूर हो गया था। जहीर भाई अक्सर उस नामुराद घड़ी को याद कर सिहर उठता जब अचानक उसकी खुशियों पर वज्रपात हो गया था। जोश खरोश, शोर शराबे और शादी की गहमा गहमी में अचानक सन्नाटा खिंच गया था। जब बारात के आगे आगे चलते आतशिए की गलती से एक बड़ा सा अनार अचानक सुंदरी के ठीक सामने एक बम की तरह फट गया था। बारात में भगदड़ मच गई। बैंड थम गए। दूल्हा घोड़ी से गिर पड़ा। सुंदरी और जहीर मियाँ की एक एक आंख फूट गई। सुंदरी और उसकी आंखें क्या फूटी, जैसे जहीर परिवार की किस्मत ही फूट गई। सुनहरे दिनों में जहीर ने गाढ़े दिनों के लिए जो कुछ भी बटोर कर रखा था, एक एक कर बिक गया। बेगम के चांदी के तमाम जेवरात गिरवी चले गए। सुंदरी के बुरे दिनों का भी आगाज हो गया। उसको सुबह सुबह बाल्टी भर बकरी का दूध पिलाया जाता था। घास के साथ चने भी परोसे जाते थे। दिन में सुबह शाम मालिश की जाती थी, जिसे उसकी चिकनी खाल पर हाथ फिसलता था। जहीर और सुंदरी के इलाज में सब कुछ स्वाहा हो गया। बकरियों तक की बोली लग गई, मगर न जहीर की आंख बचाई जा सकी न सुंदरी की। भूखमरी की नौबत आने पर जहीर के जहन में तांगा जोतने की बात उठी। बरसों से उपेक्षित तांगे की सुध ली गई। सीटें टूट चुकी थीं, उन्हें बनवाया गया। कई दिनों की मेहनत के बाद तांगा जोतने लायक हुआ। जहीर ने तांगा जोतने का जो इरादा किया था, सुंदरी को वह मंजूर न हुआ। उस रोज सुंदरी को दुल्हन की तरह सजाया गया।
सुबह सुबह मालिश की गई। जिया सुबह सुबह 2 कोस चलकर मुंह अंधेरे खेत से चने के झाड़ खोद लाया था। सुंदरी ने जी भरकर नाश्ता किया। पूरा परिवार उसकी सेवा में लगा था। नन्हा अरशद उसकी कलगी उठा लाया, जिसमें 4-6 पर ही बचे थे। बेगम ने सुंदरी का साज यानी पोशाक झाड़ पोंछ कर जितना चमका सकती थी चमका दिया। एक लंबे अरसे से सुंदरी की पोशाक घर में दरी का काम दे रही थी और उसमें बच्चों के पेशाब की गंध रच बस गई थी। इसी साज पर बेगम ने 2 बच्चों को जन्म दिया था और इस साज में उनका बचपन महकता था। जहीर की छोटी बेटी बचपन में ही पोलियो की जद में आ गई थी। वह भी घिसटते हुए सुंदरी के पास आ गई और उसकी टांगों पर हाथ फेरने लगी। गरज यह कि जहीर का पूरा परिवार कुछ इस तरह से सुंदरी की खिदमत और साज सिंगार में जुट गया जैसे आज वह लाम के लिए रवाना हो रही थी। सुंदरी परिवार के इस उत्साह, चाव और देखभाल से ठीक वैसे ही त्रस्त नजर आ रही थी जैसे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे छोटे छोटे बच्चे। वह ना पूंछ हिला रही थी ना गर्दन। जहीर ने उसे तांगे में जोत दिया तो वह और ऐंठ गई। इतनी खराब सूरत तो उसने कभी न बनाई थी। सुंदरी को यह सब रास नहीं आ रहा। बेगम बोली, मेरी प्यारी सुंदरी नई जिम्मेदारियों से घबरा रही है, जहीर ने कहा और तांगे पर सवार हो गया। उसने विश्वास पूर्वक लगाम खींची, मगर सुंदरी टस से मस न हुई। बेगम भीतर से एक चपाती उठा लाई और उसे बड़े स्नेह से सुंदरी के आगे किया। सुंदरी ने मुंह फेर लिया। वह जैसे अनशन पर चली गई थी। जहीर ने च करते हुए दोबारा लगाम में ढील दी। सुंदरी ने गुस्से से 2-3 बार पूंछ पटक दी। अब पूरा परिवार उसकी चिरौरी में लग गया। जहीर मियाँ के अहाते में तमाशबिनों की कमी न थी। यह कहना भी गलत ना होगा, उसके अहाते में तमाशबीन ही रहते थे। किसी के पास कोई स्थायी धंधा ना था, सब फ्रीलांसर थे। कोई अपने को प्लम्बर कहता था तो कोई बढ़ई, मगर किसी के पास औजार तक ना थे। कुछ लॉटरी जुए का रोजगार चलाते थे, कोई पेंटर था तो कोई नाई। कभी कभार ही इन लोगों को काम मिलता था। चोर उचक्कों की भी कमी ना थी। कुछ तो सिद्धहस्त चोर उचक्के थे। कुछ ना मिलता तो कॉलोनी में रात को किसी कार की स्टेपनी खोल लाते या कूलर का पंप। ये भी उपलब्ध ना होते तो मेन होल खोलकर बेच आते थे। जहीर मियाँ की इन लोगों के बारे में कोई अच्छी राय ना थी। सबको जलन हो रही थी कि जहीर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने जा रहा था। मुनीर की एक बैंड पार्टी थी। वह खुद भी शहनाई बजाने में उस्ताद था। एक तरह से वह जहीर का हम पेशा था। शादी ब्याह में जहीर की घोड़ी किराए पर जाती थी और मुनीर का बैंड। जहां जहीर की घोड़ी जाती वह मुनीर को बैंड का काम भी दिलवा देता। मुनीर को काम मिलता तो वह जहीर की घोड़ी की सिफारिश कर देता। जहीर की घोड़ी को भी सहज रूप से एहसास हो जाता कि ये मुनीर के बैंड के सुर हैं। जहीर के मझले बेटे जिया ने बचपन से ही बांसुरी बजाने में महारत हासिल कर ली थी। मुनीर ने उसे भी अपने बैंड पार्टी में भर्ती कर लिया था। बैंड में उसे बांसुरी तो नहीं, एक बड़ा सा डफली नुमा झुनझुना बजाने का काम मिला था। जब से जहीर और सुंदरी की आंख फूटी थी, मुनीर का रवैया भी बदल गया था। वह जिया की भी उपेक्षा करने लगा था। उसने तांगे में जहीर की घोड़ी को जुते देखा तो बहुत भद्दी टिप्पणी कर दी। जहीर भाई, क्या बात है, तुम्हारी बीवी ही नहीं घोड़ी भी सूख कर कांटा हो गई है। 2 साल से जहीर के यहाँ बच्चा भी नहीं हुआ, लगता है नसबंदी करवा ली है, जमील ने कहा। जहीर पहले से परेशान खड़ा था। हाथ जोड़कर बोला, अल्लाह कसम आज मुझे बख्श दें, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। इसमें मजाक की बात क्या है,
तुम्हारी घोड़ी तक तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, राजू बोला। ना देगी, शकील ने कहा। बेचारी कब तक कुंवारी बैठी रहेगी? सुंदरी के लिए कोई अच्छा सा दूल्हा ढूंढ कर उसके हाथ पीले कर दो, किसी मंचले ने मशवरा दिया। जहीर की समस्त चेतना अपने तांगे पर केंद्रित थे। इस फिक्रेबाजी से बेनियाज वह अपने कमरे में मशगूल और अपने काम में मशगूल हो गया था। तांगा चलने के लिए तैयार हुआ तो उसने अगली सीट पर बैठकर पेशेवर तरीके से घोड़ी की लगाम खींची। घोड़ी पर इसका कोई असर न हुआ। वह एक ढीठ बच्चे की तरह गुमसुम खड़ी रही। जहीर ने हर जतन करके देख लिया, मगर सुंदरी उसको कोई संकेत ना दे रही थी और सरेआम उसकी अवज्ञा कर रही थी, और लोग थे कि उसके जले पर नमक छिड़क रहे थे। जहीर की बीवी ने जमघट देखा तो बाहर निकल आई। जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो मियाँ, कुछ तो खुदा के खौफ को खाओ। एक तो आदमी पहले से ही परेशान है, तुम लोग हुज्जत करके उसका जीना हराम कर रहे हो। जाओ मेरे भाई, हम लोगों को हमारे हाल पर छोड़ दो। वह सुंदरी के पास जाकर उसकी गर्दन सहलाने लगी। जाओ बेटा, इस तरह जिद ना करो, जाओ, अपने मालिक का कहना मान लो। चहल पहल देखकर उत्सुकतावश जहीर की बड़ी बेटी सलमा भी बाहर आ गई। सलमा की पोशाक बहुत तंग और झीनी हो गई थी। झीना कपड़ा बदन के कसाव से कई जगह तार तार हो गया था। वह अज्ञात यौवना थी। उसको देखते ही हुजूम की दिलचस्पी न जहीर में रही न उसकी घोड़ी में। सबकी निगाहें सलमा के बदन पर तीरंदाजी करने लगी। कुछ देर तक जहीर लोगों में यकायक आए इस परिवर्तन को समझ न पाया। सलमा भी अपने तार तार कपड़ों से बेखबर मासूमियत से सुंदरी को पुचकारने लगी। जहीर ने अचानक लोगों की निगाहों का पीछा करते हुए सलमा को देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बाह के नीचे सलमा के कुर्ते की सिवन उधड़ गई थी। जहीर पहले ही लोगों की मस्खरियां सुनते और सुंदरी की चिरौरी करके अजीज आ चुका था। बिटिया के तार तार कपड़े देखते ही उसने ताबड़तोड़ चाबुक से सुंदरी को पीटना शुरू कर दिया। सुंदरी के बदन पर हंटर की लकीरें छप गईं, मगर उसने ना आह की ना तौबा। उसी तरह चुपचाप खड़ी रही, जैसे देशभक्त क्रांतिकारी अंग्रेजों के हंटरों को चुपचाप बर्दाश्त करते रहते थे। ये क्या कर रहे हो अब्बा? यूं बेरहमी से ना पीटो सुंदरी को, सलमा के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। सलमा की आवाज सुनते ही जहीर पर जैसे पागलपन सवार हो गया। वह तांगे से कूदा और सलमा की चोटी से पकड़कर घसीटते हुए घर के भीतर ले गया। उसका बचा खुचा गुस्सा अब सलमा पर उतरने लगा। वह लात घूंसों से सलमा की पिटाई करने लगा। दरअसल उसने न सुंदरी की धृष्टता बर्दाश्त हो रही थी और न सलमा की बेअदब तरुड़ाई। बच्चों ने अपने अब्बा को कभी इतने बेकाबू तैश में ना देखा था। जहीर सलमा को पीटते पीटते थक गया तो निढाल होकर पिछवाड़े पड़ी खटोला चारपाई में धंस गया। जहीरन ने बिना वजह बिटिया को पीटते देखा तो छाती पीटने लगी। या अल्लाह, किस शैतान का साया इस पर पड़ गया है? क्या गुनाह किया था मेरी फूल सी बिटिया ने जो रुई की तरह उसकी धुनाई कर दी? जहीरन ने बिटिया को अपनी बाहों में भर लिया और अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछने लगी। घर में देर तक मौत का सा सन्नाटा छाया रहा। उस दिन शाम तक घर का चूल्हा न जला। जहीरन ने भूख से बच्चों को बिलखते देखा तो जाकर मोहल्ले के माँ अकबर खान साहब के यहाँ चौका बर्तन का काम पकड़ लिया। उसके लिए जहीर कई बार उसे मना कर चुका था। उसने खान साहब से 50 रुपए अग्रिम लिए
और तब जाकर घर में दाल चावल का जुगाड़ हो सका। सबने भरपेट खाना खाया। जहीरन जहीर के पास भी दाल चावल की रकाबी रखाई। जहीर ने करवट तक न बदली और उसका भोजन कौओं के ही काम आया। शाम तक भी जहीर ना उठा तो बेगम ने देखा उसका बदन तवे की तरह तप रहा था। वह बेसुध लेटा हुआ था। अब्बा को इस हालत में देख सलमा भी सुबह की पिटाई भूल गई और अब्बा के उपचार में लग गई। अरशद हकीम जी को बुला लाया। जहीर ने कई दिनों के लिए खाट पकड़ ली। वह सुंदरी से खफा था मगर अपने कठोर व्यवहार के लिए शर्मिंदा भी था। जब तक जहीर अस्वस्थ रहा, जहीरन ने घर का मोर्चा संभाल लिया। वह कामकाजी महिला हो गई। खान साहब के यहाँ से कभी खाली हाथ ना लौटती। रात को बचा भोजन वे लोग जहीरन को दे देते। वह बासी भोजन भी बच्चे उंगलियां चाट चाट कर करते। जहीरन भी स्थितियों से समझौता कर लिया था। कुछ तो बीमारी की मार ने और कुछ बेरोजगारी ने उसे विनम्र कर दिया था। वह सुंदरी से इतना खफा था, खफा क्या था, उससे रूठा था कि कभी बाहर निकलकर सुंदरी को सहलाने भी ना गया। पिछवाड़े से ही घर से निकल जाता। सुंदरी हिनहिनाती तो उसे लगता वह उसे बुला रही है, पर वह अपने पर जब्त करके बैठा रहता। सुंदरी का जिम्मा जिया ने उठा लिया था। वह सुबह सुबह उसे खेतों में चराने। सुंदरी घास पर मुंह मारती और वह किसी पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी या झुंझुने का रियाज करता। घास चरते चरते अगर सुंदरी दूर निकल जाती तो वह बांसुरी की ऐसी तान छेड़ता कि सुंदरी उस वक्त चली आती। कई बार वह सुंदरी को रिझाने के लिए उसके सामने देर तक नृत्य करता और अपना झुंझुना बजाते हुए ही वह घर लौट आता। सुंदरी जैसे कच्चे धागे से बंधे उसके पीछे पीछे चली आती। अक्सर वह घर लौटकर जहीर का स्पर्श पाने के लिए मचल उठती और जहीर था कि बाहर ही ना निकलता। सुंदरी निराश होकर उछल कूद मचाती, रस्सा तुड़वाकर भाग निकलना चाहती। जिया को एक दिन जाने क्या सूझा कि वह सुंदरी को तांगे में जोतकर चराने ले गया। सुंदरी भी चुपचाप चल दी। वह जैसे राजा बेटा हो गई थी। इसी खुशी में जिया ने खेतों में जी खोल कर नृत्य किया और अपनी ढफली बजाई। सुंदरी से उसकी दांत काटी दोस्ती हो गई थी। घर में तय पाया गया कि अब सुंदरी को दोबारा स्टेशन ले जाया जाए। उसी रोज जहीर ने सुंदरी का मुंह देखा। जहीर का स्पर्श पाकर सुंदरी मचलने लगी। उसने हस्बे मामूल अपनी गर्दन ऊपर उठा दी। घर में उम्मीद का दिया फिर से टिमटिमाने लगा। जिस रोज सुंदरी स्टेशन के लिए रवाना हुई, तांगे पर जिया के अलावा अख्तर, राशिद, अरशद, तरन्नुम, अफसाना, शगुफ्ता और नाज भी सवार हो गई। जहीर का इरादा फौरन पैसा कमाने का नहीं था। वह महज इतना चाहता था कि सुंदरी को स्टेशन जाने का अभ्यास हो जाए। माशाअल्लाह, एक दिन वह सवारी भी उठाने लगेगा, वह सोचता। बच्चों को स्टेशन का ऐसा चस्का लग गया कि जहीरन के काम पर जाते ही एक एक कर सब स्टेशन पहुंच जाते। उस दिन जब जहीर पहली सवारी बैठाकर कंपनी बाग के लिए रवाना हुआ तो बच्चे भी पीछे चल दिए। उन्हें लग रहा था पहले जैसे दिन अब दोबारा लौट आएंगे, मगर उनका सपना उसी समय टूटता नजर आया। स्टेशन के बाहर निकलकर सुंदरी सड़क के बीचों बीच अचानक ऐंठ गई। बच्चे जहीर के गुस्से से वाकिफ थे। वे मन ही मन सुंदरी की खैर मनाने लगे। जहीर मियाँ ने बार बार लगाम खींचकर ढीली छोड़ी। मुंह से चौवर्ग का जी भर कर इस्तेमाल किया, मगर सुंदरी जो रूठी तो रूठी ही रह गई। लगता है घोड़ी तुमसे रूठ गई है, तांगे में सवार शख्स ने कहा। हुजूर, घोड़ी नहीं, मेरी तकदीर ही मुझसे रूठ गई है। जहीर भाई सुंदरी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता रहा,
बहुत दिन हो गए घास के साथ चना चखे। चलो आज चने की दावत दूंगा। बस साहब को कंपनी बाग तक छोड़ाओ। चलो मेरी बिटिया चलो। जहीर मियाँ ने उसकी बाग थाम ली और वह कुछ दूर तक पैदल चलता रहा। पीछे पीछे बच्चों का जुलूस भी चल दिया। जहीर ने लगाम ढीली छोड़कर कई बार सुंदरी को सर पर दौड़ने का इशारा किया, मगर सुंदरी ने बीच सड़क पर तांगे का चक्का जाम कर दिया। पीछे रिक्शा वालों की घंटियां और मोटर गाड़ियों के हार्न बजने लगे तो जहीर मियाँ बाग थामे थामे पैदल ही चलने लगे। इससे तो बेहतर होता मैं खुद ही पैदल चल देता, सवारी ने कहा। नहीं हुजूर, आप बैठे रहिए, आप मेरे माई बाप हैं। आप भी उतर जाएंगे तो मेरी बोहनी बिगड़ जाएगी। बरसों बाद तांगे में जुती है मेरी घोड़ी। सुंदरी है इसका नाम। बहुत लाड प्यार से पाला है मैंने इसको, कभी चाबुक नहीं चलाया। एक बार चाबुक चलाया और खुद ही बीमार पड़ गया। मेरे लिए तो यह फरिश्ता बनकर उतरी थी। अब तक इसकी बदौलत इतना लंबा चौड़ा कुनबा खड़ा किया, मगर मेरी तकदीर को यह मंजूर न था। दिलचस्प आदमी लगते हो, सवारी ने जहीर मियाँ की बातों में कुछ दिलचस्पी दिखाई तो जहीर ने नम आंखों से अपनी पूरी राम कहानी बयां कर डाली। जहीर भाई बीच बीच में सुंदरी को पुचकारता भी जा रहा था, मगर वह तो जैसे कानों में तेल डालकर सो गई थी। भाई, मैं एक ही दिन के लिए शहर में आया हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है और काम ज़्यादा। बहुत सी जगहों की तस्वीरें उतारनी हैं। सोचा था कि दिन भर के लिए तुम्हें साथ कर लूँगा, मगर तुम्हारी सुंदरी के मिजाज तो आज सही नहीं है। हम अखबार वालों के पास हमेशा वक्त की कमी रहती है। हुजूर, अपनी नज़रें इनायत बनाए रखें। मैं सुंदरी को समझाता हूँ कि ऐसी सवारी दोबारा ना मिलेगी। सुंदरी ने दूल्हे तो बहुत देखे हैं, दर्जनों बीसियों, यह कहना भी गलत ना होगा, सैकड़ों। एक एक शादी में इतनी रकम हासिल करके लाती थी कि मैंने कभी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा ही नहीं। आज सड़क पर हुजूर यह सुंदरी मेरी मुश्किलात बढ़ा रही है। आप खुद देख लीजिए, अपनी पाक निगाहों से कितना परेशान कर रही है मुझे। जहीर भाई रुआसा हो गया। बीच बाजार में उसका तांगा अड़ा था। जहीर भाई के दाएं बाएं साइकिल, रिक्शा, तांगे, टेम्पो सब अपनी रफ्तार से दौड़ रहे थे और एक उसका तांगा था कि एक सवारी मिली भी, मगर सुंदरी ने चलना तो दरकिनार ट्रैफिक जाम कर रखा था। अल्लाह का करम था कि सुबह सुबह आप जैसे नेक दिल सवारी मिल गई, वरना मेरी तरफ देखकर लोग यूं मुंह मोड़ लेते हैं जैसे किसी मनहूस को देख लिया हो। जहीर ने अपना जख्म दिखाकर सवारी से सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की। इसी चक्कर में उसने अपने तरकश का अंतिम तीर भी चला दिया था। वह यह सोचकर आश्वस्त हो गया कि यह शख्स भी उसकी तरह एक आंख का है। इसके कलेजे में उसके लिए थोड़ा रहम जरूर होगा और तांगा नहीं छोड़ेगा। जहीर ने देखा तांगा सवार तांगे में बैठे बैठे तस्वीरें उतार रहा था। जहीर भाई ने तांगे के नीचे लटक रहे झोले से घास का एक पुलिंदा निकाला और सुंदरी को खिलाते हुए उसके कान में बुदबुदाने लगा, तुम सीधे से चल दो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? सुंदरी ने घास की घूस कबूल ना की और सड़क पर ऐसे इत्मीनान से खड़ी रही जैसे अस्तबल में खड़ी हो। तभी एक ऑटो रिक्शा पास से गुजरा। वह किसी फिल्म का प्रचार करता हुआ जा रहा था, हवा के झोंके की तरह। किसी फिल्म का एक गीत संगीत फिजा में भर गया। गीत सुनते ही सुंदरी जैसे चैतन्य हो गई। वह अचानक ऑटो रिक्शा की दिशा में चल पड़ी। जहीर भाई की सवारी समझदार और होशियार थी। सुंदरी की समस्या समझ गई।
वह कुछ कहता इससे पहले ही जिया डफली नुमा झुंझुना बजाते हुए सुंदरी के आगे आगे नृत्य करते हुए चलने लगा। जिया को नाचते देखकर उसके भाई बहन भी सुंदरी के सामने नाचते गाते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदरी चुंबकीय आकर्षण की तरह उनके पीछे पीछे चल दी। सुंदरी को देखकर बच्चे दूने उत्साह से नाचने लगे। बच्चे अपने को गोविंदा और शिल्पा शेट्टी से कम ना समझ रहे थे। ठुमके पर ठुमके लगाए जा रहे थे। जिया का झुंझुना और ढफली 7वें स्वर पर पहुंच गई थी। नृत्य और संगीत से सम्मोहित सुंदरी को ठुमकते हुए ऐसे चल रही थी जैसे उसकी पीठ पर कोई सचमुच का राजकुमार बैठा हो। जहीर एकदम तनाव मुक्त हो गया। वह अत्यंत सावधानी से घोड़ी की लगाम पतंग की डोर की तरह थामे हुए था। घोड़ी को लगाम से रास्ता बताने की बजाय वह बच्चों को निर्देश दे रहा था। अगले चौराहे से दाएं मुड़ना है मेरे बच्चों। तांगे की सलाम सवारी को भी आनंद आ रहा था। वह अचानक तांगे से छलांग लगाकर उतरा और इस दृश्य को लेंस बदल बदल कर कैमरे में उतारने लगा। कैमरा देखकर बच्चे और उत्साहित हो गए और अरशद ने हाथों से भोपू बजाते हुए तान छेड़ दी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। पैसा मिलने की उम्मीद में बच्चे नाचते गाते पसीना पसीना हो गए। इस नृत्य मंडली का हुलिया भी विचित्र था। राशिद के बदन में सिर्फ कच्छा था तो नाज के बदन पर सिर्फ चड्ढी। राशिद का कच्छा भी उसका अपना नहीं था, बड़े भाई की उतरन थी। ठुमका लगाने से वह बार बार नीचे सरक जाता। नाचते हुए अपने कच्छे को सही जगह रखना भी उसके नृत्य की विशिष्ट मुद्रा में शामिल हो चुका था। सभी बच्चे नंगे पांव थे। नंगे पांव ही नहीं, नंग धड़ंग। तांगा सवार बच्चों के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते तस्वीर उतारते हुए हाँफ गया। रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए वह तांगे में सवार हो गया और जहीर भाई की बगल में बैठते हुए बोला, अच्छा हो मियाँ, अपने तांगे पर एक टेप रिकॉर्डर फिट करवा लो। तुम्हारी घोड़ी संगीत प्रेमी है। टेप कैसे फिट करवा लूँ हुजूर, मैं पाई पाई को मोहताज हूँ। अब तो हर चीज किस्तों में मिल जाती है, कहीं से किस्त बांध लो, तुम्हारा धंधा चल निकलेगा। मैं तो सोचता हूँ सुंदरी पर एक फिल्म बननी चाहिए। टीवी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तो बन ही सकती है। तांगा सवार बोला, फिल्म बन सकती है हुजूर? जहीर का मुंह खुला रह गया। जरूर बन सकती है। दिल्ली लौटकर मैं अखबारों में सुंदरी और बच्चों के चित्र छपवाऊंगा। हो सकता है किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की निगाह पड़ ही जाए। मेरी सुंदरी की तकदीर बहुत बुलंद है हुजूर। आप देखिएगा, एक दिन काजोल और माधुरी दीक्षित की तरह नाम कमाएगी। क्या तुम फिल्में देखने के शौकीन हो? था हुजूर, अब तो महज पोस्टर देखता हूँ, जहीर बोला। कंपनी बाग पहुंचकर सवारी ने तांगा छोड़ दिया। जहीर ने बहुत इसरार किया कि वह साहब को पूरे शहर की सैर करवा देगा, मगर उसके पास वक्त की कमी थी। उसने घास पर सुस्ता रहे बच्चों के बदहवास चेहरे देखे तो पर्स से 100 का नोट निकालकर जहीर की नजर कर दिया। जाओ मियाँ, अब घर लौट जाओ, बच्चे बहुत थक गए होंगे। जहीर ने बाअदब नोट सर आंखों पर लगाया। अब्बा के हाथ में 100 का नोट देखकर बच्चे जैसे अपनी सारी थकान भूल गए। जिया ने झूमते हुए डफली बजाई और मस्ती में झूमते नाचते बच्चों का काफिला घर की तरह लौट आया। सुंदरी सचमुच माधुरी दीक्षित की तरह इठलाते हुए चल रही थी। राहगीर रुक रुक कर यह अनोखा नज़ारा देख रहे थे। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।